अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी एजुकेशन तालीम पे पूरी तवज्जो दे रहे होंगे। बेटा हम लोग क्लास 10th फ़िज़िक्स में रिव्यू क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और 7 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए। बेटा ये बात बार बार आपको बताना पड़ रही है कि जब भी आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं पहली 2 लाइनों में इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हिदायत के मुताबिक लिखें। बेटा बहुत ही आसान सी बात है, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पा रहे। पहली लाइन में ना आपने सिर्फ ऐसे अपना रोल नंबर लिख देना है 10B1 2 या 10B नहीं होगा तो G होगा। अच्छा, इसके शुरू में रोल नंबर कुछ भी नहीं लिखना, सीधा सीधा रोल नंबर लिखना है, पता चल जाएगा ये रोल नंबर है। उसके सामने बेटा आपने अपना नाम लिख देना है, असलम, मोहम्मद असलम जो भी है। उसके शुरू में भी नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेटा अगली लाइन में आपने अपनी क्लास लिखनी है। क्लास में आप क्या लिखेंगे बेटा, 10th डैश कैपिटल G के साथ गर्ल्स लिख दें या फिर कैपिटल B के साथ बॉयज़ लिख दें। इसके बाद बेटा इसी के सामने क्लास लिखी आपने, उसके सामने आपने लिखना है सब्जेक्ट वगैरह नाम नहीं लिखना, सीधा लिखना है ऐसे फ़िज़िक्स और ब्रैकेट में लिख देना है लेक्चर नंबर जो भी उस दिन का होगा, लेक्चर नंबर 12, 11 वगैरह। तो उम्मीद है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो बेटा आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10.8। ये क्या है, वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। वेव्स की मदद से हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, बगैर मैटर को ट्रांसफ़र किए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। सादा तजर्बे से वजाहत करें। तो बेटा इसके आंसर आपको मिलेंगे पेज नंबर 10 और 11 पे। पेज नंबर 10 पे ना वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, इसमें से जस्ट इतनी सी लाइन आप लिख दीजिएगा, वेव कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। वो अगली लाइन एक और भी हमने पढ़ी थी कि इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, वो भी लिख दें तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम लिख दीजिएगा। इसके बाद आप हेडिंग देंगे वेव ट्रांसफ़र एनर्जी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, और ये जो एक्टिविटी पेज नंबर 11 पे दी हुई है ये आप पूरी की पूरी लिख देंगे। आखिरी ये लाइन कंक्लूजन है इसका, इसके शुरू में आप कंक्लूजन की हेडिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि मेन यहाँ पे ही उस सवाल का मेन जवाब है कि दिस एक्टिविटी शोज़ डैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। डायग्राम भी बनाइएगा। डायग्राम ये देख के आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है, कोई ख़ैर कन्फ्यूज़ वाली बात नहीं, ये दरख्त वरख्त आपने बनाने नहीं है। आपने इस तरह दरमियान में ऐसे बनाना है, प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से आप सेंटर में रखें और गोल गोल से दायरे बना लें। ठीक है जनाब, और बस ये जो दायरे बनाना शुरू करें इनको ज़रा जब प्रकार से आप बनाएंगे तो शेडेड शेडेड हल्का हल्का शेड करते जाइएगा, तो ये बन जाएंगी वेव्स, क्रस्ट और ट्रफ, ब्राइट और डार्क लाइन की शक्ल में। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप कॉर्क बनाएं, इसको अप डाउन मूव करवा दें, वेव जो है वो इस तरह अंदर से बाहर की तरफ बना देंगे, तो ये हमारी डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विद रेफरेंस ऑफ रिपल टैंक, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। बेटा इस सवाल के जवाब में ना कई बच्चे रिपल टैंक के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं कि रिपल टैंक क्या होता है, उसकी डायग्राम बनाई। इस सवाल में कहीं पे भी रिपल टैंक का नहीं कहा गया कि उसके बारे में लिखें, कहा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करें। हाँ, करें किस लिहाज से, विद रेफरेंस टू रिपल टैंक। तो बेटा इसके लिए आपने पेज नंबर 13 और 14 पे हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। तो एक्सप्लेन करना है तो यकीनन आप इसे लॉन्ग में लिखेंगे और रिपल टैंक के बारे में नहीं लिखेंगे। आप रिफ्लेक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे लॉन्ग में, रिफ्रैक्शन को करेंगे और डिफ्रैक्शन को उनकी डायग्राम्स वगैरह बना के। क्वेश्चन नंबर 10 है, डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ बढ़ती है? तो बेटा इस इक्वेशन हमने पढ़ी थी v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ़ को आप इस तरफ ले आए तो v ओवर लैम्डा को इस तरफ ले आए तो v ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू एफ़। अब देखें ये आपको याद होगा कि जब बटे के ऊपर वाली रकमें होती हैं ना उनको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो नीचे की होती हैं इनको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली से क्या मुराद होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो हम कहेंगे नो, विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो इफ़ नॉट, हाउ दीज क्वांटिटीज रिलेटेड, बस यही आपने बताना है कि ये इनके दरमियान रिलेशन है, एक बढ़ेगी और दूसरी जो है वो कम होगी। तो इसका जवाब आप देख लेंगे नोट्स से। तो बेटा जी आज के लिए आपके पास ये 3 ही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी और तवज्जो के साथ अपने काम पे फोकस कर रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चों का काम देख के तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत नीट एंड क्लीन लिखा हुआ होता है। और बेटा देखिएगा, ये जो लॉकडाउन के दिन हैं ये दुरुस्त है कि कुछ लोग इन्हें ज़ाया करेंगे, नुकसान करेंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं कि जिनकी पहले कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उनकी असाइनमेंट्स मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा होता है, इतना शानदार तरीके से लिखा होता है कि दिल खुश हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इस लॉकडाउन के दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाएंगे। थैंक यू बेटा एंड अल्लाह हाफिज़।